अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेज हैं बच्चे की नो ग्रोथ पे, स्लो ग्रोथ पे या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या है और क्या वजूहात है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम इस कैटेगरी को डिवाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3-4 महीने और लास्ट के 6, 7 और 8 मंथ, 2 ट्राइमेस्टर्स में मैं इसको डिवाइड करूंगी। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग के मंथ में जो बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, उसकी कुछ वजूहात जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसकी क्या रीजंस होती है। सबसे पहले तो आ जाता है कि ब्लाइटेड ओवम के बाद अंडा जो है, फॉलिकल जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, वो कहीं से तैरता तैरता आके उछलता कूदता माँ की यूट्रस में आके फ्लोट करता रहता है और वो उसकी ग्रोथ एक स्टेज पे आके रुक जाती है। मतलब उसके अंदर ना फीटल पोल होता है। ये काफी रेयर केस होता है, लेकिन होता है 10 to 15% पेशेंट्स में ब्लाइटेड ओवम देखा गया है कि अक्सर मैच्योर होकर वो वैसे ही रिलीज हो जाता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो स्टार्टिंग इश्यूज होते हैं उसमें ज्यादातर नंबर 1 जो देखा गया है कॉज वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज या जेनेटिक इशू, यानी कि जीन्स में कोई प्रॉब्लम है और अल्लाह ताला ने उसकी नेचुरली ही ग्रोथ स्टॉप कर दी। फिर एपीएलएस आ जाता है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम आ जाता है, थ्रोम्बोफिलियाज आ जाती है, यानी कि माँ को किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, सिंड्रोम है, जिसकी वजह से उसका खून गाढ़ा है और प्रॉपर बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाता है, या ग्रोथ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी कि वहीं पे ग्रोथ खत्म हो गई है, इससे आगे ग्रो कर ही नहीं रहा। ये हो गया जी स्टार्टिंग का ट्राइमेस्टर 4 मंथ तक। नेक्स्ट आ जाता है जी 6, 7 और 8 यानी 7 इन लास्ट के मंथ पे जो होता है 8वें, 9वें, 7वें में अक्सर देखा गया है कि बच्चे की ग्रोथ वेट बिल्कुल ठीक जा रहा होता है, लेकिन वहां जाके ना उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे का वेट गिरना शुरू हो जाता है, कम करके बढ़ता नहीं है। इसको इस तरह से हम लेंगे। उसमें 2 कॉजेज देखी गई है। सबसे पहले माँ की डाइट, या तो उसे पता नहीं उसने खाना क्या है, या फिर वो जो खा रही है वो प्रॉपर उस अमाउंट में नहीं ले रही है जिसमें ना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, ना मिनरल्स हैं, ना विटामिन्स हैं। अक्सर पेशेंट्स विटामिन्स, आयरन जो उन्हें दिए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से वो भी नहीं लेती। एक दिन खाया, महीना नहीं खाया, जी हम खुराक खा रहे हैं, लेकिन देखिए खुराक अपनी जगह, मल्टीविटामिन्स और आयरन की आपकी बॉडी को बहुत जरूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर आ जाते हैं पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ कि टांगें दर्द कर रही हैं, लहरें लग रही हैं, बाजू दर्द करे, कोई चीज उठाते हैं तो थक जाते हैं, गिर जाती है, तो आपके अंदर कमजोरी की वजह से होती है। बच्चा वही ले रहा होता है जो आप खा रही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रेश फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, वेजिटेबल्स जिसके अंदर प्रॉपर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, आयरन की चीज आप उसको खुराक को डाइट में जरूर बनाएं, लेकिन आपने मल्टीविटामिन और आयरन भी साथ साथ लाजमी लेना है। आपको पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट, कितने एमजी जरूरी है पर डे एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, डाइट चार्ट्स पे, फूड्स पे, कौन फर्टिलिटी एनहांस करती है और प्रेगनेंसी में क्या लेना चाहिए, दोनों चीजों पे मैंने डिटेल से आपको जरूर देखिएगा। दूसरी चीज आ जाती है जी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यानी कि जो अवल है मां और बच्चे के दरमियान कनेक्शन है, जो मां से बच्चे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, ब्लड, हर चीज, ऑक्सीजन, सारी चीजें प्रोवाइड करे, उसमें कोई इशू है। या तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है थ्रोम्बोफिलियाज, ब्लड के इश्यूज आ जाते हैं, इसमें क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, वो शुरू में तो इफेक्ट करते हैं लेकिन लास्ट पे जाके बेबी को बिल्कुल रिटार्ड कर देते हैं। आईयूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इसकी एक खास साइन है इनका कि उस तरह के पेशेंट्स में ये चीज बहुत कॉमन देखी गई है। इसी तरीके से ये है कि माँ को अगर ब्लड प्रेशर है और शुगर है, उसकी वजह से भी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, फ्लो बच्चे को अच्छा नहीं जाता, प्रॉपर एक जो उसकी वेव होती है वो नहीं जा पाती, क्योंकि जो ही ब्लड प्रेशर शुगर हाई लो होते हैं तो प्लेसेंटा देखा गया है कि वो सिकुड़ जाता है, तंग हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती बच्चे को। और ये होता है बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा थ्रू आउट जो है शुगर ठीक नहीं रही है या बीपी। अक्सर डॉक्टर आपको कहते भी, मैं तो अपने पेशेंट को जरूर कहती हूँ कि आपने इसकी चार्टिंग करनी है। पेशेंट 1 वीक जरूर भेजता है, लेकिन उसके बाद वो लापरवाह हो जाता है। मैं तो पूरी कोशिश होती है अपने असिस्टेंट्स पीए को कहूँ कि इस पेशेंट की ये चार्टिंग करनी है, देखनी है, उसको रोज रिमाइंड, मेरी अपनी भी पूरी कोशिश होती है, लेकिन पेशेंट इस चीज में थोड़ी सी नाअहली बरत देते हैं, जिसकी वजह से अंजाम उनको आखिर पे भुगतना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को आगे लेके चले। अगर आपको इन चीजों का पहले पता है तो उससे पहले इन चीजों को ठीक करें, मेंटेन करें, कंट्रोल करें, देन प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन अगर अनप्लान्ड है, सडन है, तो आपने इन चीजों के अकॉर्डिंग डाइट को, हर चीज को मेंटेन करके ही चलना है।
होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की क्या वजूहात है लास्ट ट्राइमेस्टर में और स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर में, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।